तो लास्ट टाइम क्वेश्चन था अ शॉवर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द आउटर स्पेस डिपॉजिट इक्वल चार्जेस प्लस क्यू ऑन अर्थ एंड द मून, ओके, व्हिच काउंटर बैलेंसेस द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए, देयर इज अर्थ, दिस इज अर्थ एंड अराउंड दिस अर्थ मून इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, शॉवर ऑफ प्रोटॉन्स फॉल्स फ्रॉम द स्पेस ऑन द अर्थ एंड मून। ओके, प्रोटॉन का शॉवर अर्थ और मून पे फॉल होता है, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, अर्थ पर सर्टन चार्ज क्यू एंड मून पर भी सर्टन पॉजिटिव चार्ज क्यू बनेगा। अभी ये अर्थ का पॉजिटिव चार्ज एंड मून का पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, ये चार्ज कितना होना चाहिए सो दैट, ये चार्ज कितना होना चाहिए सो दैट इट काउंटर बैलेंसेस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द मून। ओके, सो हाउ मच चार्ज should deposit, how much charge should deposit so that क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन काउंटर बैलेंस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ओके, तो यहां पे क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर बैलेंस करना चाहिए, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे कौन सा है, रिपल्शन टाइप है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव टाइप ही रहता है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकता हूं, तो काउंटर बैलेंस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। Now what is the formula for electrostatic force? It is 1 by 4 pi epsilon naught. दोनों में चार्ज Q एंड Q है, तो Q1 Q2 कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय सपोज दैट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज सपोज स्मॉल r, सो 1 by 4 pi epsilon naught Q by r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इट इज G m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, where capital M is the mass of the earth and small m is the mass of the moon। तो हमें यहां से Q का वैल्यू निकालना है, तो r square and r square get cancel and therefore Q square become 4 pi epsilon naught G capital M small m। तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 pi epsilon naught into G capital M small m। So this is the formula for the charge। सो इतना चार्ज अगर अर्थ एंड मून दोनों पे डिपॉजिट होता है तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन विल बी कंप्लीटली बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द रिपल्शन। ओके, कूलम्ब्स लॉ का बुक में कुछ और क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन भी आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, there is one proton and one electron, okay, these are placed how much distance apart, these are placed 1.6 centimeter apart in free space, find the magnitude and nature of electrostatic force between them। मतलब इधर मैग्नीट्यूड भी निकालना है और नेचर निकालना है, नेचर ऑफ फोर्स, नेचर मतलब अट्रैक्शन ही है या रिपल्शन है। अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन सा फोर्स रहेगा, अट्रैक्टिव टाइप फोर्स रहेगा। ओके, सो नेचर इज कमिंग टू बी अट्रैक्टिव एंड फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अभी यहां से आगे एक फॉर्मूला, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला याद में रखिए, हमेशा अभी हम 1 by 4 pi epsilon naught नहीं बोलेंगे, उसके बजाय K Q1 Q2 by r स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है,
सो k q1 q2 बाय r स्क्वायर, k का वैल्यू कितना रहेगा 1/4πε0 रहेगा, ये ध्यान में रखिए। k का वैल्यू कितना रहेगा 1/4πε0 या फिर 9 × 10⁹, बिकॉज 1/4πε0 इज अ कांस्टेंट, उसको हम सपोज कैपिटल K एज्यूम करते हैं। सो f इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। सो k का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। q1 × q2 मतलब प्रोटॉन पे चार्ज कितना रहता है और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज रहता है, 1.6 × 10⁻19। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि q1 × q2 मतलब 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 का स्क्वायर। सो 1.6 इंटू 1.6 एंड यहाँ पे सेंटीमीटर पे है, सेंटीमीटर मतलब 10⁻², उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 10⁻4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1.6 का स्क्वायर एंड 1.6 का स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, 9 × 10⁻9 रहेगा एंड 10⁻38 इंटू 10⁻4 ऊपर गया तो 10⁻+4 हो जाएगा। मतलब टोटल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी 9 × 10 का पावर कितना आ जाएगा -38 + 4 मतलब -34 एंड -34 एंड 9 मतलब कितना हो जाएगा -25 न्यूटन। सो 9 × 10⁻25 न्यूटन will be your answer. So this is a very simple question. Okay. Next question is like this. Nucleus 238 92 uranium. Okay, there is a uranium nucleus, atomic mass number 238 and atomic number 92, emits alpha particle. ये क्या करता है, अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, emits alpha particle. At any instant, alpha particle is at a distance of 9 × 10⁻15 मीटर. ओके, यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया है, अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस दिया है, यूरेनियम के सेंटर से दिया है. ओके, ये डिस्टेंस कितना दिया है 9 × 10⁻15 मीटर डिस्टेंस दिया है. What is the force on alpha particle at this instant? ओके, तो फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल हमें निकालना है. फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट निकालना है. इस दिस इंस्टेंट मतलब क्या है, जब डिस्टेंस इतना रहेगा तब फोर्स कितना रहेगा. तो फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, Q1 Q2 एंड R चाहिए. तो Q1 लिखता हूं पहले. Q1 मतलब अल्फा पार्टिकल ले लेंगे, या फिर Q1. ठीक है, Q1 मतलब अल्फा पार्टिकल पे चार्ज. अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना रहता है 2e रहता है, 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन रहता है. ये हमेशा आपको पता होना चाहिए. अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना रहता है 2 टाइम्स प्रोटॉन रहता है या फिर 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन रहता है. पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहता है अल्फा पार्टिकल पे. एंड दूसरा यूरेनियम न्यूक्लियस पर चार्ज कितना, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 92 है. ठीक है, तो उसका चार्ज लिखूंगा मैं 90e लिखूंगा. 90e क्यों, क्योंकि यूरेनियम पहले 238 92u था. देखिए जितना एटॉमिक, दिस इज एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, एंड दिस इज एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है, और जितने प्रोटॉन वहां पे होंगे उतना ही चार्ज होगा. अभी इस यूरेनियम से एक अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है. अल्फा पार्टिकल मतलब 2 प्रोटॉन का चार्ज यहां से निकल गया. ये आपको ध्यान में होना चाहिए. दिस इज रिलेटेड टू द टॉपिक न्यूक्लियाई. न्यूक्लियर टॉपिक में ये आपको अल्फा पार्टिकल का इमिशन होने के बाद क्या होता है, ये सब कुछ उधर पढ़ाया जाएगा. ठीक है, तो यूरेनियम से जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो Z क्या होता है 2 से कम होता है, 2 से डिक्रीज होता है. तो 90 मतलब यूरेनियम पहले क्या है Z 92 है. अल्फा पार्टिकल इमिट करने के बाद यहाँ पे चार्ज कितना बचेगा, 90 का चार्ज बचेगा. Z विल बिकम 90.
otherwise we can write the reaction like this. Okay, हम रिएक्शन इस तरह से भी लिख सकते हैं, यूरेनियम 92 238, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया तो एक एलिमेंट X बनेगा जिसका एटॉमिक मास नंबर 234 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 90 हो जाएगा, प्लस अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या रहता है, एटॉमिक नंबर इज 2 एंड एटॉमिक मास नंबर क्या रहता है, 4 रहता है। ठीक है ना। देखिए, दिस इज द रिएक्शन विच इज फ्रॉम द टॉपिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर टॉपिक से ये रिएक्शन आता है। मतलब यूरेनियम से एक अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है तो यूरेनियम यूरेनियम नहीं रहता है, यूरेनियम का कन्वर्जन दूसरे एलिमेंट में हो जाता है। ठीक है, एंड वहां पे ऐसा लिखा है कि जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है और एटॉमिक मास नंबर 4 से कम होता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर कितना है 2 एंड एटॉमिक मास नंबर कितना है 4। उसके वजह से जब किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, अगर 92 है तो 90 हो जाएगा एंड एटॉमिक मास नंबर 4 से कम होता है, मतलब 238 है तो 234 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इमिटेड अल्फा पार्टिकल एंड रिमेनिंग न्यूक्लियस, इनमें से हमें फोर्स निकालना है। अभी अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा, 2e जितना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, 2 प्रोटॉन का चार्ज अल्फा पार्टिकल पर रहेगा, दैट इज 2e। एंड यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल इमिट करने के बाद ये एक्स एलिमेंट बनेगा, एक्स एलिमेंट बनेगा, उसका चार्ज कितना रहेगा, 90 रहेगा, 92 नहीं रहेगा, अभी 90 रहेगा। तो इसीलिए मैंने Q1 कितना लिखा है, दैट इज चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, एंड Q2 कितना लिखा है, दैट इज चार्ज ऑन द एलिमेंट X, दैट इज 90, एंड डिस्टेंस तो उनका दिया है। तो यहाँ पे अभी फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है, ओके। Q1 मतलब 2e, Q2 मतलब 90e डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। सो फोर्स आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 90 मतलब कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इंटू ई स्क्वेयर का वैल्यू लिखता हूँ, ई का वैल्यू कितना रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसका स्क्वायर 2.56 इंटू 10⁻38 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर 81 इंटू 10⁻30। ओके, सो इधर 9 से 81 को डिवाइड किया 9 बचेगा, फिर ये 9 से इधर 180 को डिवाइड किया तो 20 बचेगा। सो फोर्स इज इक्वल टू कितना जाएगा, न्यूमरेटर पे 2.56 ओनली रिमेनिंग, नंबर कौन सा रिमेनिंग है 2.56 इंटू 20 भी है, सॉरी 20, 2.56 इंटू 20, और सभी अभी पावर का कैलकुलेशन। ओके, पावर का कैलकुलेशन कितना रहेगा, 9 -38 कैंसिल आउट होता है, सॉरी यहाँ पे 81 इंटू 10⁻30 ना, सॉरी हाँ -30 था, हाँ -38 एंड -30, ये क्या हो जाएगा 10⁻8 बनेगा, -8 एंड 10⁻8 एंड 10⁻9, इतना ही होता है ना, तो 10⁻1। सो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.56 का डबल, 5.12 इंटू 10⁻2, मतलब ये 0 एंड 1, ये 0 मतलब 10, 20 में से 10 निकाला, दैट इज 10⁻1 एंड 10⁻1 मतलब 10⁻2, सो 5.12 इंटू 10⁻2 न्यूटन, इतना फोर्स आ जाएगा। ओके, 5.12 इंटू 10⁻2 मतलब कितना, 512 न्यूटन, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ।
ठीक है, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनी डाउट? Next question. Two identical spheres having positive charges placed 3 meters apart repel each other with 8 into 10 raised to minus 3 Newton. ठीक है, यहाँ पे दो स्पीयर्स हैं. There are two spheres. Okay, क्वेश्चन में क्या दिया है? There are two spheres and they are placed 3 meters apart. डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 2 मीटर. यहाँ पे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा पार्टिकल की जगह अगर बीटा पार्टिकल इमिट होता है, ओके, तो उस बीटा पार्टिकल और इमिटेड बीटा पार्टिकल एंड जो रिमेनिंग एक्स पार्टिकल बचेगा, तो उसमें फोर्स क्या रहेगा ये भी हम निकाल सकते हैं. उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, रिएक्शन पहले लिखना पड़ेगा. देखिए, यूरेनियम 23892, ओके, इसमें से बीटा पार्टिकल निकलता है. अभी बीटा पार्टिकल प्लस भी रहता है या फिर माइनस भी रहता है. बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन एंड बीटा प्लस मतलब क्या रहता है? पॉजिट्रॉन. सपोज इट इज पॉजिट्रॉन. बीटा प्लस रहता है. बीटा प्लस मतलब 0 एंड 1. ये सिंबल आपको पता होना चाहिए. ओके, एंड बीटा माइनस अगर निकलता है, बीटा माइनस मतलब 0 एंड यहाँ पे -1 रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एलिमेंट क्या बनेगा? एक्स एलिमेंट विल बी, न्यूमरेटर पे 238 ही बचेगा क्योंकि बीटा पार्टिकल के इमिशन से एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं होता है एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1. सो इस तरह से एलिमेंट बन जाएगा ये एक्स एलिमेंट. ठीक है, तो यूरेनियम 23892 का क्या बन जाएगा? X 23893 बन जाएगा. अभी ये X एलिमेंट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा एंड बीटा पार्टिकल जो है, नेगेटिव बीटा पार्टिकल मतलब नेगेटिवली चार्ज रहेगा. इनमें अट्रैक्शन रहेगा और ये हम निकाल सकते हैं. अभी इसमें चार्ज कितना रहेगा? जस्ट E, एंड इसमें चार्ज रहेगा 93E. ओके, सो दिस कैन आल्सो बी वन क्वेश्चन. तो उसके लिए ये रिएक्शन लिखना आपको आना चाहिए. यूरेनियम 23892 है और उसमें से बीटा प्लस अगर निकलता है, भी पॉजिट्रॉन निकलता है, तो पॉजिट्रॉन का ये सिंबल आपको पता होना चाहिए. तो एलिमेंट एक्स बन जाएगा 238 एंड 91. सो इनमें से अभी क्या कर सकते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इसमें रिपल्शन रहेगा क्योंकि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज. एनी डाउट इन दिस केस? ये आपको सब कुछ मतलब बीटा प्लस बीटा माइनस ये सब कुछ न्यूक्लियर टॉपिक पे है, न्यूक्लियर टॉपिक में है. ठीक है, न्यूक्लियर टॉपिक. अल्फा पार्टिकल इमिशन, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव. ओके, सो इसका इमिशन करने के बाद कौन सा एलिमेंट बनेगा? ओके, सो वन एग्जांपल इज गिवन हियर. जब बीटा माइनस निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होता है, एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं होता है. और बीटा प्लस निकलता है तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 एंड एटॉमिक मास नंबर रिमेन्स एज इट इज. तो दोनों का अगर दो पार्टिकल का अगर हमें चार्ज पता है तो हम क्या कर सकते हैं? फोर्स निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, two spheres, radius, two spheres, distance between them is 3 meter. okay, डिस्टेंस कितना है उनमें? 3 मीटर डिस्टेंस है. रिपेल ईच अदर विथ 8 into 10 raised to -3 न्यूटन. तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन भी इधर दिया है. फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना है? 8 into 10 raised to -3 न्यूटन इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन. नाउ चार्जेस आर कनेक्टेड बाय वायर. अभी ये दो स्पीयर को क्या किया? मेटल वायर से कनेक्ट किया
एंड कनेक्ट करने के बाद न्यू फोर्स बन जाता है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन। पहले भी रिपल्शन है और बाद में भी रिपल्शन ही है। ऐसा भी हो सकता है पहले अट्रैक्शन है और बाद में रिपल्शन है, ऐसा भी क्वेश्चन इधर बन सकता है। फाइंड द इनिशियल चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 Q2 हमें निकालना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखिए, दो स्पीयर्स है, उनमें डिस्टेंस 3 मीटर है। ओके, देयर आर 2 स्पीयर्स, डिस्टेंस उनमें 3 मीटर ही कंटिन्यूअसली है। तो पहले उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन था 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन, मतलब इनिशियली उन पर चार्ज Q1 एंड Q2 होगा। ओके, तो Q1 Q2 और दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव नेगेटिव। सपोज पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पे भी है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्पीयर, इस पर चार्ज है प्लस Q1 एंड इस पर चार्ज है प्लस Q2। इनिशियली सपोज दीज आर द चार्जेस। अभी ये कितने डिस्टेंस पर है? 3 मीटर सेपरेशन पे है, 3 मीटर सेपरेशन। तो कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं? 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन से रिपेल कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्या किया है, इधर मेटल वायर से कनेक्ट किया दोनों को और उसी डिस्टेंस पे रख दिया। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए और फिर उनको सेपरेट किया वंस अगेन एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। और जब दो आइडेंटिकल यहाँ पे स्पीयर है, उनको कांटेक्ट में जब लाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब पहले पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और दूसरे पे चार्ज भी Q1 प्लस Q2 बाय 2 हो जाएगा। तो इनिशियल फोर्स उनमें दिया है और न्यू फोर्स भी दिया है। दो फॉर्मूले इधर हम लिख सकते हैं। ओके, सो F के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, बाद में F डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अभी चार्जेस क्या रहेंगे? Q1 प्लस Q2 बाई 2 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई 2, मतलब यहाँ पे K इंटू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय R²। ओके, डिस्टेंस इन बोथ केसेस आर सेम। यहां तक समझ में आया क्या? देखिए यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? बोलिए। दो स्पीयर है, वो पहले 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन से रिपेल करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों को कांटेक्ट में लाया और फिर सेपरेट किया 3 मीटर डिस्टेंस पे। या फिर दिस टू स्पीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए मेटल वायर, मेटल वायर से कनेक्ट किया तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पहले पे Q1 और दूसरे पे Q2 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना बन जाएगा? Q1 प्लस Q2। ओके, और दोनों आइडेंटिकल स्पीयर है, तो पहले को चार्ज कितना मिलेगा? हाफ, और दूसरे को कितना मिलेगा? हाफ एग्जैक्टली। ठीक है, तो पहले स्पीयर पे चार्ज बन जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 और दूसरे स्पीयर पे चार्ज बन जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो इनिशियल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देयर इज क्वेश्चन दैट व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। हमने एक कंडक्शन में पढ़ा है, मतलब अगर दो आइडेंटिकल स्पीयर से, फिर एक बार बताता हूं, देखिए अगर यहाँ पे दो आइडेंटिकल स्पीयर है, आइडेंटिकल मतलब क्या? दोनों का रेडियस सेम ही होना चाहिए, रेडियस सेम होना चाहिए। इसमें चार्ज 5 कूलम है, इसमें चार्ज 15 कूलम है, और वायर से मैंने कनेक्ट किया, तो इसमें न्यू चार्ज कितना बनेगा और इसमें न्यू चार्ज कितना बनेगा? तो कैसे निकालते हैं? ये दोनों का एडिशन करेंगे, 5 प्लस 15 मतलब कितना हो जाएगा? 20 कूलम। तो 20 कूलम चार्ज क्या हो जाएगा? हाफ इस पर आ जाएगा और हाफ इस पर आ जाएगा, मतलब 10 कूलम यहाँ पे और 10 कूलम यहाँ पे। मतलब क्या होता है, इस पर चार्ज अगर Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है, तो टोटल चार्ज पहले निकालना है Q1 प्लस Q2, उसमें से हाफ चार्ज पहले को मिलेगा एंड रिमेनिंग हाफ विल बी गिवन टू द अदर। ओके, सो इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके लिए कंडीशन क्या है? लेकिन दोनों स्पीयर का रेडियस सेम ही होना चाहिए। रेडियस अगर डिफरेंट है तो चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है
वो मैंने कंडक्शन में पढ़ाया है ऑलरेडी आपको, उसका वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो अभी तो यहाँ पे हम दो आइडेंटिकल स्पीयर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। आइडेंटिकल स्पीयर है तो क्या होता है, half charge is given to the first sphere and remaining half charge will be given to the second sphere. Any doubt up to this? Okay, so once again देखिए, पहले स्पीयर पर सपोज चार्ज Q1 था, दूसरे स्पीयर पर चार्ज Q2 था, तो इनिशियल फोर्स कुछ रहेगा, दोनों को वायर से कनेक्ट किया, तो अभी पहले स्पीयर पर चार्ज कितना बनेगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरे स्पीयर पर चार्ज कितना बनेगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो इनिशियल फोर्स जो है कितना है, 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन है। ओके, सो इनिशियल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, K इंटू Q1 Q2 बाय R², और न्यू फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, K इंटू Q1 प्लस Q2 बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय R²। इसका मैं डायरेक्टली डिवीजन करता हूं। ओके, डिवीजन करता हूं, डिवीजन करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए डिवीजन करने के बाद एफ डैश डिवाइडेड बाई एफ करता हूं, एफ डैश बाई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K बाय R² गेट कैंसल, एफ डैश का क्या बचेगा यहाँ पे, Q1 प्लस Q2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बचेगा। ओके, Q1 प्लस Q2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, एंड एफ का क्या बचेगा यहाँ पे, एफ का Q1 Q2 बचेगा, Q1 इंटू Q2। अभी ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एफ डैश एंड एफ का वैल्यू हमें दिया गया है, एफ डैश का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻⁻3, एफ का वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻3। सो डिवीजन करने के बाद 10⁻³ गेट कैंसल एंड इट इज बिकमिंग 9/8। सो 9/8 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 Q1 Q2। 4 से 8 को डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। सो 9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं अभी, 9 Q1 Q2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स इसका एक्सपांशन, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ द Q1 प्लस Q2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, 9 Q1 Q2 इज इक्वल टू 2 Q1 स्क्वायर प्लस 2 Q2 स्क्वायर प्लस 4 Q1 Q2। अभी सभी टर्म को सभी टर्म को RHS को लेके जाऊंगा, मतलब 0 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 Q1 स्क्वायर प्लस 2 Q2 स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस 5 Q1 Q2 बन जाएगा, minus 5 Q1 Q2, 9 Q1 Q2 is taken to RHS, it becomes minus, so 4 Q1 Q2 minus 9 Q1 Q2 that is equal to 5 Q1 Q2। ठीक है, सो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स हमें निकालना पड़ेगा। इसके दो रूट मिलेंगे, वन वैल्यू विल बी Q1 एंड अनदर वैल्यू विल बी Q2। ओके, तो रूट कैसे निकालते हैं, इट इज रूट्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, नहीं रूट डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या इधर, एक Q1 स्क्वायर के टर्म में ही चाहिए ना ये टोटली। ये डिवीजन करने पर इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू Q1 स्क्वायर प्लस 2 Q2 स्क्वायर माइनस 5 Q1 Q2। क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस भी दिया गया है। ओके, बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस Q1 इंटू Q2 निकाल सकते हैं, और ये वैल्यू यहाँ पे हमें प्लेस करना पड़ेगा, Q1 Q2 का वैल्यू हमें यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। ओके,
क्योंकि r is given here. So from first equation we can get q1 into q2 and from second equation we can get q1 plus q2. इस तरह से सॉल्व करेंगे. Let it solve once again. फिर से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरह से सॉल्व नहीं होगा ये. इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन में f और r का वैल्यू डालेंगे, q1 q2 मिलेगा. सेकंड इक्वेशन में भी f डैश एंड r का वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, q1 प्लस q2 मिलेगा. एंड एक बार हमें q1 q2 एंड दूसरी बार q1 प्लस q2 मिल गया तो हम q1 एंड q2 का वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके